हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि अब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। आप लोग सोचे थे शायद एग्ज़ाम जैसे कि आर का पोस्टपोन हो गया है तो पीसीएस भी पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल एक एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट लेगी ही इस ईयर में, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि 2024 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसलिए एग्ज़ाम पीसीएस का 22 दिसंबर को, जैसे कि कल ही नोटिफिकेशन आ गया, आपको पता ही होगा। और अब धरना को रोक दिया गया, धरना प्रदर्शन जो हो रहा था ना उसको रोक दिया गया है। अब ये आर की कमेटी जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो निर्णय आएगा, फिर अगर निर्णय पक्ष में आया स्टूडेंट के तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर निर्णय उसके खिलाफ आया तो मे भी धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी कल स्टार्ट किया था, उसके हमने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, विद एक्सप्लेनेशन के करवाए थे। जितना इंपॉर्टेंट जरूरी होता है उतना हम एक्सप्लेनेशन कराते चलते हैं, और साथ में कहने को 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन अगर हम जोड़ लेते हैं तो 50 क्वेश्चन अब हम करा देते हैं। ठीक है। तो आज एनवायरमेंट इकोलॉजी से ही सेकेंड टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है और इसको आप देखिएगा। बाकी तो हम स्पीड में खुद ही पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो इससे ज़्यादा भी स्पीड लगा के बढ़ा के आप क्या देखेंगे। ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है ठीक है। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अभी थोड़ा टाइम की कमी है, दिसंबर के बाद हम बाइलैंग्वेज स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। सेकंड, श्वसन। थर्ड, जैव पदार्थों का अपक्षय। और फोर्थ, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ये गलत लिखा है, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में, जो कार्बन साइकिल है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती हैं, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, एंड डी 1, 2, 3 और 4 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा देख लीजिए, बता देते हैं हम। श्वसन, रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एक मिनट बच्चे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, 6CO2 + 2H2O, क्लोरोफिल या सनलाइट, क्लोरोफिल होता है ना पर्णहरित, एंड सनलाइट प्रकाश। C6 इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते, एक मिनट यहाँ कट करेंगे इसको। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है। ये किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित में क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ठीक है, इसमें O2 रिलीज होती है। देखो ये, ठीक है, O2 रिलीज होती है। ठीक है। और इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पेड़ पौधों का काम क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ना कि उसको रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो ये तो होने वाला नहीं है प्रकाश संश्लेषण। देन श्वसन, इसमें है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। और थर्ड होगा जैव पदार्थों का अपक्षय। जब जैव पदार्थों का अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज होगी, ठीक है। एंड ज्वालामुखी क्रियाएं, जो वॉल्केनिज्म होता है ना, ज्वालामुखी जब वॉल्केनो का उद्गार होता है तो उसमें CO2 तो मेनली गैस होती है, ठीक है। CO2 और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये और भी गैसें होती हैं जिनका पृथ्वी के कार्बन चक्र में ऐड होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण इस क्रिया में ऐड नहीं होती है। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा आपका, बहुत कम एक्सप्लेनेशन कराएंगे क्योंकि अब टाइम कम है, केवल 1 महीने का टाइम है हमारे पास, ठीक है। PCS एग्जाम के लिए केवल 1 महीने का टाइम है। तो आंसर क्या हो गया? 2, 3 और 4। आंसर हो गया 2, 3 एंड 4। C is the right answer of this question. केवल 2, 3 एंड 4, ओनली 2, 3 एंड 4, ठीक है, आंसर हो जाएगा। श्वसन होगा, जैव पदार्थों का अपक्षय होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं, इन सभी से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐड करेंगे, ठीक है। CO2 ऐड हो गया किसमें? ये क्वेश्चन PCS का क्वेश्चन आया हुआ है, और PCS इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आंसर क्या हो गया? C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में, ऑप्शन डी टोक्यो में। बताइए कहाँ पे है? कहाँ पे है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, कहाँ पे है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ पे है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? कमेंट करके बताइए जरूर, जिनेवा कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ठीक है, WMO यहाँ पे लग देते हैं, WMO, ठीक है, वर्ल्ड। एक मिनट में अपना टैबलेट सही रख लेती हूँ, टेढ़ा 2 मिनट है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल, अरे यार तिरछी राइटिंग आ रही है, 1 मिनट, इसको गलत रखा हुआ है, ठीक है। क्या ये है? कई बार लैपटॉप हैंग कर जाता है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आज सेटअप थोड़ा बिगड़ गया है ना, कुछ काम था इसलिए लैपटॉप वगैरह उठाया था। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ पे? बता दिया जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे? ठीक है, अब आप बताइए, कमेंट करके बताइए, पर हम तो बता ही देंगे जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहाँ लिखना, कई बार जिनेवा का नहीं पूछा गया, सिर्फ ये बता दिया तो आपको रटने से काम नहीं चलने वाला है। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है। और पूछा जाएगा ये कब लागू हुआ? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन लागू किया गया था, ठीक है। और 17 मार्च 1951 को IMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। और ये इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग
सुन लीजिए, 17 मार्च 1951 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसका मुख्यालय जिनेवा जैसे बता दिए स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, ये जरूर है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द WMO कौन से हैं? द करंट ऑफ द WMO कौन से हैं? अब्दुल्ला अल मेंडस। अब्दुल्ला अल मेंडस, अल मेंडस। ये कहाँ के हैं? UAE के हैं। कहाँ के? UAE। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द WMO अब्दुल्ला अल मेंडस, ये UAE के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? UAE के हैं। ठीक है, और जैसे कि बताया WMO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इतना बहुत जरूरी था जो बता दिया हमने। ठीक है, और करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं? अब्दुल्ला अल मेंडस, जो कहाँ के हैं? UAE के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? UAE से। ठीक है, कहाँ से? UAE से, UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, UNEP का मुख्यालय विस्तृत है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए हैं, लगातार क्वेश्चन यहीं से घुमा के पूछता रहता है PCS। ठीक है, UNEP का मुख्यालय विस्तृत है, A जिनेवा में, B काठमांडू में, C नैरोबी में, और D नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। बताइए कहाँ पे है? UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ? बताइए, कमेंट करके बताइए नैरोबी कहाँ है। ठीक है, नैरोबी कहाँ है? केन्या। और केन्या कहाँ है? केन्या कहाँ है? किस कॉन्टिनेंट में? बताइए। अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पे है? अफ्रीका। और ये अफ्रीका के किस कोस्ट पे है? अफ्रीका के किस कोस्ट पे? ये भी बताइए। अफ्रीका के किस कोस्ट पे है केन्या? ईस्ट। ठीक है, किस पे? ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे है केन्या। ये मैपिंग में आता है। अफ्रीका है ना, बिल्कुल रट लेना है। अफ्रीका की सारी राजधानियां जितने भी हैं कंट्रीज, उसकी सारी कैपिटल्स, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सारे करना है। और बाकी अफ्रीका हॉर्न जो बताया था, हॉर्न वो सारा बता दिया था। बाकी अफ्रीका की पूरी मैपिंग हमने करा दी है, वर्ल्ड मैपिंग पूरी अफ्रीका मैपिंग से सारे क्वेश्चन करा दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं है जो मैपिंग से मैंने नहीं करवाया हो। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया सभी करा दिए। ठीक है, सारे करा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, स्पीड में लगा के आप देख लीजिएगा, तो आपको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ पे नैरोबी? क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, कहाँ पे? नैरोबी केन्या में है, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। और UNEP का फुल फॉर्म देखो, लिख देते हैं हम। UNEP, यूनाइटेड। ठीक है, देखो अब सही है ना सेटअप। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, और ये तो मैपिंग से मैंने क्वेश्चन बना दिया था, देखते हैं आप लोगों को चेक कर रहे थे आता है कि नहीं। और बेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UNEP। ठीक है, द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UNEP, ठीक, इस इंगर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। ठीक है, एंडरसन।
इंगर एंडरसन। क्या है? द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी इज इंगर एंडरसन। ठीक है, हु हैज़ हेल्ड द पोजीशन सिंस 2019। ठीक है, ये 2019 से लगातार बने हुए हैं। कौन से डायरेक्टर? इंगर एंडरसन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? देखो, यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है, कमेंट करके बताइए। यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी क्या? केन्या। और केन्या आपसे पूछा जाए कहाँ, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, और अफ्रीका मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क, ट्रेडमार्क, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो। ठीक है, इसका क्या होगा? 1 मिनट बच्चे। ठीक है, क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्या होगा? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, क्या होगा? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, क्या हो? इको फ्रेंडली हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 1991 से स्टार्ट किया गया है। इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या? इको मार्क। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है ए आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। ठीक है, और सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है इसका? धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये इसका अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, एंड सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, एंड डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, धारणी कृषि होगी। ठीक है, धारणी कृषि का अर्थ क्या होगा? पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, कि भूमि को इस तरह से प्रयोग करना है कि उसकी क्वालिटी हो जो वो मेंटेन रहे। ठीक है, जो रासायनिक खाद का प्रयोग है ना, जैव रासायनिक खाद का प्रयोग अब ज़्यादा ही लोग करने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि उस जो मृदा है ना, मृदा पोल्यूशन से बचाया जा सके उसको, और मृदा उर्वरता जो हो रही है ना उसको बचाया जा सके, और कृषि को बचाने के लिए क्योंकि आप पता है ना कि हमारा भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। मोस्टली भारत की लगभग 60% जनसंख्या क्या है? एग्रीकल्चर पर निर्भर है। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया गया था, क्योंकि पहले जब आपको पता होगा, 1 मिनट, हैंड हो रहा है यार, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे। पता नहीं आज क्यों हैंग हो रहा है, ये लैपटॉप हैंग हो रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, बताते हैं। धारणी कृषि का अर्थ क्या? पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे सख्त बनी रहे। ठीक है, वर्तमान भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। ठीक है, दैत्य की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर हम खाद्य निर्भरता चाहते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, और कोशिश कीजिए कि हम क्या रसायनों का प्रयोग न करके जैव खादों का प्रयोग करें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें, जिससे क्या होगा? भूमि की गुणवत्ता बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। क्या हो गया? सी। ओहो, इरेजर लिए हैं, पेन चल नहीं रहा है। ठीक है,
सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है धारणी विकास लक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हुआ था कि पीसीएस में लगातार 3-4 साल लगातार इससे क्वेश्चन आए हुए थे, और एक क्वेश्चन नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन इसी से रख दिए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से ही, ठीक है। तो धारणी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। पूछा गया है ये, एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। और सेकेंड है धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाते हैं, 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए। धारणी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था, ठीक है। एंड सेकेंड है कथन है धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, बताइए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए कौन सा होगा। आंसर होगा सेकंड, धारणी विकास लक्ष्य, ठीक है। आंसर ये सही होगा ना, ये धारणी विकास लक्ष्य, और बल्कि ये क्लब ऑफ रोम द्वारा नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है बताइए। जब इसका सेकंड सही होगा और फर्स्ट गलत होगा तो आंसर होगा बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। केवल 2, ठीक है। केवल 2, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका बी, ठीक है। क्या हो गया बी। क्या धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ठीक है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, जो इम्पोर्टेंट था वो देना जरूरी था, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ना, एक साथ आपको सारे 17 धारणी जो लक्ष्य जो गोल्स हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो आपको पता होने चाहिए। इसलिए देखिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर अपने। धारणी विकास क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए धारणी विकास होता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ये धारणी विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की गई है। ये तो यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये गोल्स हैं इसके। विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास क्या है, सतत विकास जिसे बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जिसके तहत वर्तमान की जो आवश्यकता है वो तो हमारी पूरी होती हैं, साथ में हमें भविष्य के लिए भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी जो रिसोर्सेस हैं वो मिल सके। इसी तत्वाधान में धारणी विकास लक्ष्य बनाए गए, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। इसे कब तक हमें प्राप्त करना है, कब तक अचीव करना है, 2030 तक हमें इसे अचीव करना है, ठीक है। धारणी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम, धारणी विकास जो लक्ष्य थे सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे। देखो ये है, इसमें बताया गया था कि रोम ऑफ क्लब ऑफ रोम में कहा किया गया था, जो गलत था कथन, ठीक है। कब किए गए थे, धारणी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे, ठीक है। ये रियो 20 जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कमेंट करके बताइए, पीछे ही बताया हुआ था, ठीक है। ध्यान थे कि 17 धारणी विकास लक्ष्य तय किए गए। ये इस प्रकार है, आपको हम बता देते हैं कौन कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है 1 मिनट, फर्स्ट है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, ठीक है। पहला गोल से तो ये है, ठीक है। और सेकंड है भूख हंगर की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सेकंड गोल्स है। एंड थर्ड है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ाना, ठीक है। ये थर्ड है। और फोर्थ है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने के अवसर देना, ठीक है। ये फोर्थ है। फिफ्थ है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, ठीक है। और सिक्स है सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। एंड 7 कौन सा गोल है? 7 गोल कौन है? सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, ये 7 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 8 है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, मेरे साथ बोलते जाइए क्योंकि बाद में आप सोचेंगे कि बाद में इसका रिवीजन कर लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता है। एंड 9 है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। एंड 10 है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11 क्या है? सुरक्षित, लचीले, रेसिलिएंट और टिकाऊ शहर का निर्माण। ठीक है, और 12 है स्थायी खपत और उत्पाद पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। सॉरी। और 14 है महासागरों, समुद्र और समुद्र संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। ठीक है, यहाँ पे हो रहेगा हलंत। और 15 है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। एंड 16 न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को बढ़ावा देना। एंड लास्ट गोल है हमारा 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये पुनर्जीवित यहाँ पे रहा आएगा, पुनर्जीवित करना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, पुनर्जीवित करना। ठीक है, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, क्योंकि घुमा के कम से कम पीछे 2-3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर। फर्स्ट है गरीबी के सभी, अब जल्दी से करेंगे, गरीबी के सभी रूपों की पूरी विश्व से समाप्ति। सेकंड भूख हंगर की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। थर्ड सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। फोर्थ समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने के लिए अवसर देना। और फिफ्थ है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। और 6 है सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। एंड 7 है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तथा पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, एंड 8 है सभी के लिए समावेशी, सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। 9 लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण और बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। एंड 10 देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11 सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12 है स्थायी खपत और उत्पाद पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14 महासागरों, देखो 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। कौन से ये गोल्स हैं? 12, 13, 14, 15, ये जस्ट अभी 3-4 साल लगातार आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा? 13 में जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई। और 14 में महासागरों, समुद्र और समुद्र संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। और 15 है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि रक्षण करना एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। और 16 है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। और 17 है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये गोल्स हैं, ये अचीव करने हमको कब तक? 2030 तक हमें ये अचीव करने हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं। ठीक है, याद हो गया ना? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, एक साथ मिल गए आपको, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत है इसलिए बताना था मुझे, अदरवाइज नहीं बताते हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। ठीक है, और सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। एंड डी प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आंसर क्या होने वाला है इसका बताइए? आंसर क्या होने वाला है बच्चे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या है? आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। ठीक है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जब कोई पौधा नर्सरी में तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसको वहां से लाके जब दूसरी जगह पे प्रतिरोपण किया जाता है तो बहुत ही
अच्छे तरह से उसको प्रत्यारोपण करने की जरूरत होती है, क्योंकि अधिकांश इसके दौरान क्या होते हैं, जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे आपने उसके मूल रोम होते होंगे, देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटी छोटी जड़ों में भी जो सब रूट्स निकली होती है ना, सब रूट्स निकली होती हैं, उनमें होते हैं ये क्या, अधिकांश मूलों। यही क्या करते हैं, ये मिट्टी में लगे रहते हैं और मिट्टी में जो पानी होते हैं, खनिज मिनरल्स, उनको एब्जॉर्ब करने का काम यही करते हैं। ठीक है, अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फिर ऑब्वियस है कि पेड़ पौधे क्या है, मुरझा जाएंगे, मुरझा के सूख के नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कई प्रत्यारोपण पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान जब उखाड़ा जाता है उनको, तो उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे। ठीक है, और हमें पीसीएस के तो फेवरेट क्वेश्चन है, 20 से 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आ जाते हैं, और जो आपने पढ़ा होगा तो आप कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8th क्वेश्चन है आज का। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षण अधिनियम। इको संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बताइए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, छाता विधान में अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लिख देते हैं। कई बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मुँह ताकेंगे फिर कि क्या बोल रही हूँ मैं। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अब बताइए क्या आंसर है इसका? आंसर होने वाला है ए। आंसर हो जाएगा इसका ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना गया। ठीक है, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या किया गया था? 1986 जो पारित हुआ था, इसका केंद्र सरकार को शक्ति मिली थी ना, इस अधिनियम को लेके उन्होंने और भी अधिनियम बनाए थे। तो मेन क्या हो गया, जो अम्ब्रेला किसको बोलते हैं, जैसे मेन जो नियम रहता है, लेजिस्लेशन होता है, उसको वो बोलते हैं ना अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, इसको देख के भी और भी नियम पारित किए गए थे। ठीक है, इसलिए इसे छाता विधान बोलते हैं। किसको? 1986 को। भारत पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किसको? 1986 को। यहाँ पे लिख देते हैं पर्यावरण अधिनियम 1986 को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ज़्यादा इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए जीव और वातावरण, जीव और वातावरण, ठीक है, और बी है मनुष्य और वन, ठीक है, और सी है मृदा और जल, और डी है पति और पत्नी। बताइए, ये तो कोई भी जानेगा कि ये तो नहीं होने वाला डी। ठीक है, बाकी सी में ही बताओ क्या होने वाला है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण एनवायरमेंट के बीच। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? ए। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं। कई परिस्थिति ऐसे टिपिकल हो जाती है, ऐसे हार्ड हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी होती है एक प्रकार का घर जिसमें जीव रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का वह घर जिसमें जीव रहते हैं। यह छोटे से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यह छोटे से बड़ा हो सकता है। यह एक पौंड भी हो सकता है, तालाब,
लेक्स भी होती हैं, झील होती हैं, जिनका एक अपना तंत्र होता है, अपनी पारिस्थितिकी होती है, अपने जीव होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो पारिस्थितिकी हो जाती है। सरल शब्दों में बता रहे हैं आप लोगों को, टिपिकल में फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और जैसे सी होता है, ठीक है, लेक्स होती हैं, ठीक है, धान के खेत हैं, यील्डिंग फील्ड एंड और भी बहुत है जिनका अपनी एक पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ऑइकोलॉजिस्ट के नाम से किया जाए। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में से क्या बोलते थे, ऑक्यूस हाउस ऑफ लिविंग स्पेस, घर या आवास, तथा लोगोस साइंस ऑफ स्टडी, स्टडी अध्ययन करना, ठीक है, किसकी, लिविंग थिंग्स की, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं जो उस वातावरण में रह रहे उनका अध्ययन करना। और पारिस्थितिकी एक प्रकार का घर जो छोटे या बड़े विभिन्न आकार में हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक क्या होता है, सक्रिय संबंध होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आंसर क्या होने वाला है इसका, ए, जीव और वातावरण, ठीक है। इसमें और कुछ बताने का है नहीं है। हाँ, ये और बताएं, पारिस्थितिकी तंत्र की है ना, इसमें वर्ष 1935 में एजी टाउंसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। क्या, इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, एजी टाउंसले द्वारा, ये लिख दे रहे हैं कई पारिस्थितिकी, एजी टाउंसले द्वारा, एजी टाउंसले, ठीक है, द्वारा 1935 में, ठीक है, 1935 में एजी टाउंसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, इकोसिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता दिया, ठीक है। प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, एजी टाउंसले द्वारा, ठीक है। 1935 में किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना नहीं, तो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे, ह्यूमन एरर से बचेंगे, ठीक है। नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, यह एक कार्यशील इकाई। ऑप्शन सी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है। और यह एक बंद तंत्र होता है। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। आंसर क्या होने वाला बताइए, कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं होगा। यह एक बंद तंत्र होता है, इसमें बताया गया नहीं, बल्कि ये क्या होता है, ओपन, खुला तंत्र होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता, ये सभी डायरेक्शन में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसलिए है खुला तंत्र होता है, ये बंद तंत्र नहीं होने वाला, ठीक है। एक मिनट बच्चे, गला दुखने लग जाता है कई बार तुम्हारा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, खुला तंत्र होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे हमने बताया, इसके विभिन्न आकारों में पाई जा सकती है। जैसे जलाशय की एक छोटी सी बूंद भी क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है, जो क्या होता है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और जो एक छोटी बूंद होगी उसमें सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र के जीव पाए जाएंगे, ठीक है, उसका उदाहरण है ये। और एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर हो सकता है, और हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है, विशाल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 11, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे स्टार लगा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम
पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम, ये वाला होता है कृत्रिम, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र है। ए धान का खेत, बी वन, सी घास के मैदान, जी यील्डिंग फील्ड एंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक्स। बताइए कौन से होंगे इनमें, कौन से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, आर्टिफिशियल। कौन सा हो जाएगा आंसर, धान का खेत। कौन सा हो जाएगा, धान का खेत। आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन, घास के मैदान, झील, ये क्या है, नेचुरल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। लेकिन ह्यूमन मेड कौन से हैं, धान का खेत, ठीक है। ह्यूमन मेड कौन से हैं, धान के खेत। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन कराते चलें, बता देते हैं आपको। पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो स्थलीय होता है, दूसरा जलीय होता है, और एक होता है मानवीकृत, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र, एक मिनट। तंत्र, ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं ना, इससे बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, एंड एक है मानव निर्मित आर्टिफिशियल, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। 3 भागों में डिवाइड किया गया। जलीय में क्या हो जाएंगे, अलवड़ी जल होगा, लवड़ी फर्दर डिवीजन है इनका, लेकिन आपको मोटा मोटी बता देते हैं। इसमें हो जाएगा तालाब, झील, झरने, ठीक है। जलीय में इनका जो अपना एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, तालाब, झील, झरने, ठीक है। क्या क्या आएंगे, तालाब, झील, झरने, जार, नदमुख, लवड़, झील और समुद्र, ये सब इसके बाद में बताएंगे, सब डिवीजन है। यहाँ समुद्र लिख देते हैं, ठीक है। जार, नदमुख जिसमें भी वाटर होगा वो सारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होंगे, इकोसिस्टम होंगे, ठीक है। एंड स्थलीय में क्या होगा, स्थलीय में क्या होने वाला है, स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें वन, घास स्थल, मरुस्थल, फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रासलैंड्स हो जाएंगे, एंड डेजर्ट हो जाएंगे, मरुस्थल, ठीक है, ये मरुस्थल हो। और आर्टिफिशियल में क्या होंगे, मानव निर्मित जो होंगे। मानव निर्मित है जैसे कि अगर कोई धान का खेत है तो वहाँ पे भी पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे वहाँ कुछ जीव, बैक्टीरिया, कुछ वायरस जो आपस में सहचर संबंध बनाते हैं उस तंत्र में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हो जाएगा, एक इकोसिस्टम निर्मित हो जाएगा। तो उसमें क्या है, कृषि जो खेत हैं, खलिहान हैं, ठीक है, एक्वेरियम है, अंतरिक्ष यान है, जल जीवशाला है। देखो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, धान के खेत लिख देते इस तरह से, ठीक है। और धान के खेत, कृषि खेत हो गए। जल जीवशाला जो बनाएंगे, जीवशाला ये बनाए ना, जू, जैसे जू है ना वो। एंड एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम ये भी हो जाएगा मानव निर्मित। एंड होगा अंतरिक्ष यान, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है। ये क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। एक बार अब देख लेते हैं कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, धान का खेत,
वन घास के मैदान और झील ये सब है नेचुरल है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र है, इनको 3 भागों में डिवीजन करते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फर्दर 2 भागों में डिवीजन करते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी आप लोगों को बताते चलें, फिर बहुत लंबी वीडियो होने वाली हो जाती है ना, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब, झील, झरने, समुद्र है। स्थलीय पारिस्थितिक में वन, घास, मरुस्थल है। ठीक है, और मानव निर्मित में धान के खेत हैं, कृषि खेत हैं, खलिहान हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जल जीवशाला है, एक्वेरियम है, अंतरिक्ष है, जू है, ये सारी चिड़ियाघर वगैरह ये सब हैं, क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन आंसर हो गया इसका ए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, कई बार बच्चे ये सिंपल से क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, आप अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ है 10 साल या 15 साल के उठा के देख लीजिए, हमेशा आयोग बेसिक से ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कोई इस तरह से जो आपका सिलेबस होगा उसी से तो क्वेश्चन बनेगा ना, कोई घूम के क्वेश्चन नहीं। हाँ, करंट अफेयर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं रहा होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ या सरल किस श्रेणी में आता है? अगर आपने पढ़ा रहा होगा तो वो सरल है आपके लिए, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ा हुआ तो वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, बी घास के मैदान, सी पर्वत और डी सामुद्री। बताइए कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? वह कौन सा है? ओशियन या सी सामुद्रिक? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों? पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग पर है? पृथ्वी के अर्थ के कितने परसेंट भाग पर है? 71% भाग पर किसका विस्तार है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का। शॉर्ट में लिखेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं शॉर्ट में अगर मेंस देने जाएंगे वहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, शॉर्ट नहीं लिखा जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप उस वर्ड को फुल लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर कटते हैं अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो यह क्या है? विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा? समुद्र। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे बना लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? अगर दे दिया जाए समुद्र, दूसरा घास के मैदान, वन, पर्वत, तब क्या होगा? समुद्र ही होगा। तब भी इसमें क्या? समुद्र ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? नहीं पूछा गया है तो पहले हम नहीं को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और फिर आगे चढ़ेंगे। ऑप्शन ए वनों को काटना, बी वन रोपण, सी वर्षा जल प्रबंधन एंड डी जैवमंडल भंडार। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता, बताइए कौन सा होगा जो नहीं करेगा? वनों को काटना, वन रोपण करना, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। आंसर होने वाला है आपका ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए। क्यों? अगर हम वन रोपण करेंगे, वनों को लगाएंगे तो ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखेंगे। वर्षा जल का प्रबंधन करेंगे तो भी ये पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखेंगे। जैवमंडल भंडार होगा तो भी ये पारिस्थितिक तंत्र को बनाएंगे। लेकिन अगर वनों को काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे असंतुलन होगा, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होगा। तो यह क्या? संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ए। आंसर क्या होगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है 14। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए वनोन्मूलन, बी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल, डी वर्षा की परिवर्तनता। बताइए वर्षा की परिवर्तनता कौन सी होगी? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? सेम वैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने बनाया है, क्योंकि इसलिए मिस्टेक, बहुत क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं बच्चों के, इसलिए। बताइए कौन सा होगा? वनोन्मूलन होगा, मरुस्थलीकरण होगा, बाढ़ एवं अकाल होगा, वर्षा की परिवर्तनता होगी। बताओ परिवर्तनता, ये गलत लिखा शायद।
परिवर्तनता, ये गलत लिखा इसलिए मिस्टेक हो रही है। परिवर्तनता, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये शुद्ध शुद्ध तो आप आरो में आपको क्लियर करने हैं, शुद्ध शुद्ध आते हैं ना, इसलिए। तो आंसर क्या होने वाला? ए। आंसर हो गया वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन। इसमें पूछ लिया भारत में असंतुलन, पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। पारिस्थितिकी जो असंतुलन बिगड़ रहा है उसमें क्या है? वनोन्मूलन। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए मूल कारण तो होगा आपका वनोन्मूलन, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनता ये भी गौर कारणों में से है। लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा मेन फोकस कारण रहेगा हम उस पर आंसर टिक करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, वनोन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट कल बताए थे हमने आपको, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये कल आपको बताए थे ना। ठीक है, तो अब आज क्वेश्चन बना है, बताइए निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे, हमेशा कहिएगा। ठीक है, हमेशा। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी जानवर। ठीक है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बताओ? बायोटिक कौन होते हैं? लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। बताइए कौन सा हो गया इसमें? वायु। ठीक है, वायु। ठीक है, वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं कौन से? जीवी संगठक होते जो वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये सभी है लिविंग थिंग्स हैं। और वायु क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसमें नहीं पूछा गया था निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। ठीक है, तो अबायोटिक पूछा गया था, बस उसे घुमा दिया गया था। डायरेक्ट पूछ लेंगे तो आप तुरंत ही आंसर दे दोगे ना, इसलिए घुमा देते हैं। उस टाइम पे प्रेशर भी इतना रहता है कि नहीं समझ में आता कि क्या आंसर होने वाला है। अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये होगा। अच्छा, जीवी संगठन बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संगठनों में सामान्यतः शामिल होते हैं। उत्पाद में जैसे आएंगे जैसे पौधे, उत्पाद में आएंगे जैसे उत्पाद में आएंगे पौधे। ठीक है, अगर जो उत्पाद जो होते हैं ना, आगे बताएंगे, इसमें क्वेश्चन बताएंगे ना प्रोडक्शन का। पौधे। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं? जानवर, मनुष्य। उपभोक्ता कौन से होते हैं? चलो ये आगे बताएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तब बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं तो आप इसमें और कंफ्यूज हो जाने वाले। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। कल भी लेके आएंगे, 2-3 क्लास लगेंगी। एनवायरमेंट इकोलॉजी समाप्त हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम यूपी स्पेशल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल में यूपी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब बताएंगे, यूपी जीके। ठीक है, कंप्लीट करा देंगे, तब तक एग्जाम आ जाएगा। और बाकी आप अगर एक टाइम मिला तो फिर एक पूरी होल मैराथन लगा देंगे, और एक क्वेश्चन भी जो अभी आएंगे प्रैक्टिस सेट वो भी करा देंगे साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कराते चलेंगे, कोशिश करेंगे उसमें हम प्रिंट आउट निकाल के सीधे डाल लें, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के हम टाइपिंग कर पाएँ। ठीक है, हम भी बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गए 15 क्वेश्चन, और ये हो गया आंसर ए, यहाँ पे लगा देते हैं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, कल लेके आएंगे आपके लिए फिर, क्योंकि परसों लेके आएंगे, अल्टरनेट लेके आएंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, हम सारे कंप्लीट करा देंगे आपका कोर्स, जैसे अभी तक कराया है। मुझे पता है कितने टाइम पे क्या कराना है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, पढ़ते रहिए आराम से। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, 1 महीना आपके लिए बहुत टाइम है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो।
लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जरूर टाइम नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा रहा होगा तो एक रिवीजन कर लेंगे मोटा मोटी, आप लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, आप ढर्रे से नहीं चलेंगे, आप चैप्टर वाइज आराम से पढ़ रहे हैं, नहीं, अब आपको कोर एरिया पढ़ना है। इसके लिए हम कल वीडियो लेके आएंगे कि आपके ज्योग्राफी में आप क्या सिर्फ पढ़ें जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं मेंस तक गई हूँ तो मुझे पता है आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और रिवीजन कर लीजिए। सबसे मेन चीज़ है प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक प्री नहीं क्लियर होने का यही है। एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आपने पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप पेशेंस कितना रख पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। कई लोग बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं और आधी क्वेश्चन गलत रख करके आ जाते हैं, ठीक है। और अब आप रिवीजन कीजिए, और भी सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, ज्योग्राफी मेरे साथ ही करते जाइए, आपको फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पढ़ते रहिए बच्चे जहां भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।